सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड इस वीडियो में जो है हम रिवाइज करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन नहीं होता है। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चलो स्टार्ट करने से पहले भाई देख लेते हैं कि देखो 4 पेज की PDF है। 149 और 150 में अभी अमेंडमेंट आया है, तो ये अमेंडमेंट का पूरा चार्ट है। ठीक है, समझेंगे, थोड़ा सा क्लमजी लग रहा होगा बट हम समझेंगे, हमको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना उसकी। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में कुछ छोटी मोटी बातें होगी। फिर जो इंपॉर्टेंट है 149 सबसेक्शन 6, जहाँ पे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमको पढ़ना पड़ेगा और इस नोट्स को इंटरलिंक करते हुए हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे पहले बोला है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि जिस कंपनी में आप नॉमिनी डायरेक्टर हो उस कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो एप्लीकेबिलिटी में बोला है कि लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एटलीस्ट 1/3 मतलब कि कल को 4.1 निकल गया तो 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है, तो एक तो लिस्टेड कंपनी 1/3 और अनलिस्टेड कंपनी जिसमें जो है PBT देखा जाता है। P से पेड अप कैपिटल, B से बोरोइंग्स, T से टर्नओवर, तो PBT। ठीक है, पेड अप कैपिटल 10, 50, 100। ठीक है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर, क्योंकि देखो डॉट लगा हुआ है, 10 करोड़ या उससे ऊपर। B से बोरोइंग, बोरोइंग में देखो 3 चीज़ें हैं, डिबेंचर, डिपॉजिट और लोन, ये 3 चीज़ें। यूजुअली अगर आप देखोगे तो आपको वेरियस लिमिट मिलेगी जहाँ पे कभी भी जो है लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट कभी भी एक्यूमुलेटेड होते हुए लिमिट्स नहीं पूछी है। लिमिट नहीं है, ऐसी कहीं लिमिट नहीं है। बस एक कंपनी ऑडिट में रोटेशन ऑफ ऑडिटर में है जहाँ पे बोरोइंग के साथ डिपॉजिट को भी ऐड करा जाता है, बाकी सबकी अलग अलग लिमिट होती है। कभी भी लोन में डिपॉजिट नहीं आता, लोन और डिपॉजिट अलग अलग होते हैं। लोन में कभी भी बोरोइंग फ्रॉम डिबेंचर नहीं आता। ठीक है, लोन हो रहा है तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हो रहा है, वो भी सिक्योर्ड लोन है। ठीक है, तो इसने तीनों चीज़ को क्लब कर दिया, बोरोइंग फ्रॉम डिवेंचर, डिपॉजिट और लोन। अगर वो एक्सीड कर रहा है, ये 50 करोड़ या उससे ज़्यादा नहीं है, एक्सीड में 50 करोड़ है। ठीक है, तो ऐसे केस में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, तो उसमें 1/3 नहीं बोला, बोला 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने। प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि अनलिस्टेड पब्लिक प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडियरी, डॉर्मेंट, सेक्शन 8 कंपनी नहीं। तो जॉइंट वेंचर, 1% कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो एप्लीकेबल है उस पर एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज उसके अलावा पे एप्लीकेबल नहीं होता। वुमेन डायरेक्टर हमने पढ़ा था, तो वुमेन डायरेक्टर में भी एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर हो। देखो इधर 1/3 है लिस्टेड में और इधर एटलीस्ट 2 है। वुमेन डायरेक्टर में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर है। टर्नओवर, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, वैकेंसी जब होती है तो वैकेंसी को कब फिल करेंगे, 3 मंथ और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर। ठीक है, जैसा वुमेन डायरेक्टर में था वैसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी है। ठीक है, अब समझो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो बात है हमने जो पढ़ी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नीड ऑडिट कमेटी में भी होती है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में तो अपन ने देखा कि एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है, पर लिस्टेड कंपनी को ना अगर आप देखो तो LODR भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो और ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट, अगर अनलिस्टेड कंपनी LODR तो फॉलो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ वो 177 का सेक्शन भी फॉलो करना पड़ता है। अनलिस्टेड कंपनी होगी तो उसको सिर्फ 177 सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। जो भी हो, ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस को भी फॉलो करना है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन को तो फॉलो करना ही है। अब समझो ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर है, 5 डायरेक्टर है तो मेजोरिटी इंडिपेंडेंट। ऑडिट कमेटी में तो अपन ने यही पढ़ा है, तो 5 की मेजोरिटी होती है 3, ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब हमने बोला है कि भैया एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, हमने तो इसका कंप्लायंस करा, पर नहीं, हमको फिर उसका भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो कंपनी हैज़ टू अपॉइंट एटलीस्ट 1 मोर, इसलिए एक और अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंसी 149 सबसेक्शन 7 में बोला है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप सबको डिक्लेयर करो। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में बेटर है कि इस पर और क्लैरिटी दे देते हैं कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है, उसमें तो डिक्लेरेशन हो गई होगा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है,
जहाँ पे वो पार्टिसिपेट हुआ है एज अ डायरेक्टर, ठीक है, तो इन विच ही पार्टिसिपेट एज अ डायरेक्टर, तो उसकी पहली बोर्ड मीटिंग। तो ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग वैसी है, ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में। और व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उसके स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंसी पे, देन उसके बाद जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है उधर उसको बताना पड़ता है। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, ठीक है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जहाँ पे उसको अपॉइंट हुआ है एज ए डायरेक्टर, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब वो अपॉइंट हुआ है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके बाद की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग फिनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, और जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं जो अफेक्ट करा है उसकी इंडिपेंडेंसी को, तो वो वाली फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अब टर्म की बात करें तो मैक्सिमम 2 टर्म के लिए इसको अपॉइंट कर सकते हैं। एक टर्म का मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स होते हैं, ठीक है, एक टर्म होता है सब्जेक्ट टू रीअपॉइंटमेंट, उसको रीअपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, पर उसके रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। एक्सेप्शन है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से रीअपॉइंटमेंट होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकंड टर्म में आप अपॉइंट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, ठीक है, रिमूव करोगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो दोगे, स्पेशल रिजोल्यूशन दोनों में लगेगा। कूलिंग पीरियड 3 साल का कूलिंग पीरियड है, और किसी भी कंपनी से कांट एसोसिएट इन एनी कंपनी इन एनी कैपेसिटी, किसी भी तरीके से आप नहीं एसोसिएट हो सकते कंपनी से, किसी भी तरीके से आप एसोसिएट नहीं हो सकते कंपनी से, ठीक है, कूलिंग पीरियड के दौरान। स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता आपको, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन है तो आपका वो थोड़ा सा ओनरशिप राइट आ जाएगा, तो इंडिपेंडेंसी आपकी अफेक्ट हो जाएगी। पर हाँ, आपको सिटिंग फीस मिलती है, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर पार्टिसिपेशन, आपने मीटिंग में पार्टिसिपेट करा है तो आपको खर्चा लगा है तो उसका रीइंबर्समेंट हो जाएगा, और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन भी आपको मिलेगा एज अप्रूव्ड। तो ये 3 चीज़ें आपको मिलती है, स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलते, सिटिंग फीस मिलती है, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, ठीक है, क्योंकि आपके आने से प्रॉफिट में इन्हेंस हुआ है, तो प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज अप्रूव्ड, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सो PSR करके प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, ठीक है, एज से सिटिंग फीस, और आर से रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी ओनली फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन, ठीक है। अब ये जो लायबल है, लायबिलिटी ओनली फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन विद हिज नॉलेज और कंसेंट, तो फॉर द एक्ट ऑफ ओमिशन वो किसके लिए लायबल होगा? जो उसको पता था फिर भी उसने नहीं करा, ठीक है, जो वो अवेयर था फिर भी उसने सबको बताया नहीं, तो लायबिलिटी ओनली फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन विथ हिज नॉलेज और कंसेंट, तो लायबल है ओनली फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन जो ऑकर्ड हुआ है विद इन हिज नॉलेज और कंसेंट, तो उसकी नॉलेज और कंसेंट में जो है कोई से एक्ट जो करे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो लायबल है। अदरवाइज कंपनी में कुछ भी हो रहा हो उसके लिए वो लायबल नहीं है। पर अगर आपके पास नॉलेज था या आपने कंसेंट दी है वो काम को करने की, वो एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन है, तो फिर नहीं, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है। अब जनरल मीटिंग में जब अपॉइंट होगा तो उसके नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स्ड होता ही है ना, वो नोटिस के साथ स्टेपलर में अटैच करेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जहाँ पे शो करेंगे जस्टिफिकेशन कि इन ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ही फुलफिल द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द एक्ट, जो भी एक्ट में जो भी कंडीशंस बोली थी, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, बोर्ड के ओपिनियन के हिसाब से उसने फुलफिल कर दिया है, हमको तो डिक्लेरेशन भी आ गया उसका 149(7) के तहत, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता है। अब आया इंपॉर्टेंट, सबसे पहले समझो, जॉइंट वेंचर को इधर एसोसिएट कंपनी बोला है, तो कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी में जब वो एसोसिएट की बात आती है तो जॉइंट वेंचर भी एसोसिएट है, ठीक है, ये भी अपने को बोलना था, अपन बोल देंगे, ठीक है। और ये क्या है कि फिर बाद में क्वेश्चंस में आएगा, ये जॉइंट वेंचर इज एसोसिएट कंपनी। कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है शेड्यूल 9 में देके रखा है, खैर शेड्यूल 4 में देके रखा है, 149(6) में है। अब आएंगे कोड, ठीक है, फटाफट इस कोड को रिवाइज करते हैं। क्या बोला है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो ये सब नहीं होना चाहिए। पर्सन मतलब कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पर्सन शुड नॉट बी प्रमोटर, ठीक है, तो वो कैश का प्रमोटर नहीं हो सकता। कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग, वो कैश का प्रमोटर नहीं हो सकता। कैश के प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटेड नहीं हो सकता, कैश का प्रमोटर नहीं हो सकता। और चलो प्रमोटर डायरेक्टर नहीं, मतलब प्रमोटर डायरेक्टर तो नहीं हो सकता, साथ ही साथ वो रिलेटेड भी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि अभी ये जैसे डायग्राम बनाए हैं तो इसमें सिर्फ रिलेटेड पे फोकस करना है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कैश का प्रमोटर डायरेक्टर हो सकता है, वो तो रिलेटेड बताने के लिए बताना था, तो कैश का प्रमोटर भी नहीं हो सकता वैसे भी वो। और हाँ,
कैश का प्रमोटर नहीं हो सकता और कैश के प्रमोटर और डायरेक्टर का रिलेटेड नहीं हो सकता, ठीक है। अब कैश के साथ, ठीक है, कैश के साथ या कैश के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ, ठीक है, कैश के साथ या कैश के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। करंट ईयर प्लस 2 फाइनेंशियल ईयर में किसी भी समय, करंट ईयर प्लस 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एट एनी टाइम, तो एट एनी टाइम, ठीक है, करंट ईयर प्लस 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कभी भी पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं होना, ठीक है, ना तो कैश के साथ होना, ना कैश के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ होना, ठीक है। रेम्यूनरेशन मिलता है, दैट डजंट मीन पिक्यूनियरी रिलेशन है। उसकी टोटल इनकम का वो 10% तक का ट्रांजेक्शन करता है, ट्रांजेक्शन अप टू 10% ऑफ इस टोटल इनकम, पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं है। सिटिंग फीस मिल रही है उसको, पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं है। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिल रहा है, पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज अप्रूव्ड बाय मेंबर। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब सिंपल से ज़्यादा PSR की बात कर रहे हैं। रेम्यूनरेशन बोल दिया, फिर ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांजेक्शन अप टू 10% ऑफ इस टोटल इनकम, ठीक है। ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो भी पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगती है, मतलब समझो कभी गवर्नमेंट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो भी हो सकता है जिसका पिक्यूनियरी रिलेशन है, ठीक है। एट, ये लिखा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर। चलो आती बात, देखो हमने ए पढ़ा, प्रमोटर नहीं हो सकता, प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं हो सकता, कैश का या कैश के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है, ये सी हो गया। डी पूरा रिलेटिव है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता है, इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता कैश में, तो रिलेटिव जो है सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता है, इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता कैश में, ठीक है। बट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी अप टू फेस वैल्यू 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल विच एवर इज लोअर इन कैश, ठीक है। तो बोला है कि कैश में, मतलब कि कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी या होल्डिंग, कैश को कैश में समझना, कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग में वो फेस वैल्यू 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल विच एवर इज लोअर तक की सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता एट एनी टाइम ड्यूरिंग करंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात आ गई, इंडेप्टेड की बात आ गई। वो कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी या होल्डिंग से इंडेप्ट नहीं हो सकता, साथ ही साथ उसके प्रमोटर डायरेक्टर से भी इंडेप्ट नहीं हो सकता, पर हाँ 50 लाख तक हो सकता है, 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। इधर भी 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल विच एवर इज लोअर था, उधर 2% ऑफ पेड अप कैपिटल विच एवर इज लोअर है। गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकता कैश को और प्रमोटर डायरेक्टर को, तो प्रमोटर डायरेक्टर कैश का नहीं है। सी डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी सबकी बात नहीं कर रहा है, इस पर स्टार मार्क कर दो, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा, देखो सिंपल सी बात है, कैश पढ़ा, कैश के प्रमोटर डायरेक्टर पढ़े, सब नॉर्मल चल रहा था, ये भी कैश पढ़ा, कैश उसके प्रमोटर डायरेक्टर, इधर आ गया डायरेक्टर का होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता कैश में, इंडेप्टेड नहीं हो सकता कैश में और कैश के प्रमोटर डायरेक्टर से, गारंटी और सिक्योरिटी नहीं देगा कैश को और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, कैश है उसके प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। पर 50 लाख तक की गारंटी दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है। और रिलेटिव का जो भी कोई भी पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए कैश के साथ, ठीक है। तो टोटल जो ट्रांजेक्शन है पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए कैश के साथ। तो कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो टोटलिटी का 1 + 2 + 3 + 4 टोटलिटी का मिला के 2% या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि 2% से कम हो, ठीक है। तो पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन मतलब कि सिंपल सी बात है, पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कि वैसे ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, इतने ट्रांजेक्शन भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो पूरा टोटलिटी है वो 2% या उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ऑफ टर्नओवर। तो हमने देखा फटाफट, कैश का प्रमोटर नहीं हो सकता, कैश का प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटेड नहीं हो सकता, साथ ही साथ कैश का के साथ पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं हो सकता, कैश के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं हो सकता। सी वो पिक्यूनियरी रिलेशन था,
ये बोल रहे हैं पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन, तो ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए जो इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो 2% या उससे ज़्यादा हो जाए। अब देखो इधर पर्सन और रिलेटिव दोनों की बात करिए, अब जो अगला सेट आ रहा है उसमें पर्सन और रिलेटिव दोनों की बात करिए। सी क्या बोला है इसमें कि पर्सन और रिलेटिव जो है वो कैश का केएमपी या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। केएमपी मतलब एमडी, होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर नहीं होना चाहिए कैश का, पर रिलेटिव एम्प्लॉय हो तो चलेगा। अभी बोला पर्सन और रिलेटिव कैश का केएमपी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, रिलेटिव एम्प्लॉय हो तो चलेगा, और केएमपी और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्लस करंट ईयर, ठीक है। दूसरा पर्सन और रिलेटिव, ठीक है, वो ऑडिटर फर्म, लीगल फर्म, कंसल्टिंग फर्म जो भी फर्म है, ऑडिटर फर्म, लीगल फर्म, कंसल्टिंग फर्म जो भी फर्म है, उसका एम्प्लॉय प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर प्लस करंट ईयर, ठीक है, ठीक है। तो कैश का केएमपी और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ऑडिटर फर्म, लीगल फर्म, कंसल्टिंग फर्म जो तीनों फर्म है, ठीक है, उस फर्म का एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए। लीगल फर्म और कंसल्टिंग फर्म वो फर्म चूज करी है जिसका कैश के साथ ट्रांजेक्शन मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर है, उसके टर्नओवर का 10% या उससे ज़्यादा उसका कैश के साथ ट्रांजेक्शन जो उससे होता है। लीगल फर्म और कंसल्टिंग फर्म का कैश के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो उसके टोटल टर्नओवर का मोर देन इक्वल टू 10% है, मतलब उसकी वैल्यू है, उस लीगल फर्म की वैल्यू है, या अपन बोल सकते हैं कि इस लीगल फर्म की वैल्यू तो है, साथ ही साथ लीगल फर्म और कैश का रिलेशन भी काफ़ी सही है, क्योंकि इसके टर्नओवर का 10% तो कैश ही के साथ ही होता है उसका ट्रांजैक्शन। तो ऐसे केस में उन फर्म्स का एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं हो सकता। पर्सन और रिलेटिव जो है अगर होल्ड कर रहे हैं 2% या उससे ज़्यादा ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, सिर्फ कंपनी की बात करिए, कैश की बात नहीं करिए, तो ऐसे केस में वोटिंग पावर की बात करी है, तो ऐसे केस में जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते। साथ ही साथ पर्सन या रिलेटिव सीईओ है या डायरेक्टर है, किसका सीईओ है या डायरेक्टर है किसका, वो एनपीओ का जो रिसीव करता है 25% या उससे ज़्यादा, जो डोनेशन रिसीव करता है 25% या उससे ज़्यादा कैश से, ठीक है, या कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर से, कैश से या कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर से। इसको भी स्टार मार्क करो क्योंकि इसमें कैश के प्रमोटर डायरेक्टर नहीं बोला है, इसमें कंपनी का ही प्रमोटर डायरेक्टर बोला है, ठीक है। या वो एनपीओ जो होल्ड करता है मोर देन इक्वल टू 2% इन दी कंपनी, ठीक है। अगर 2% या उससे ज़्यादा कंपनी में होल्ड करता है तो ऐसे केस में वोटिंग पावर कंपनी में होल्ड करता है तो उस एनपीओ का सीईओ डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो हमने क्या करा, ए बी सी डी ई अगर हम देखें तो ए में प्रमोटर नहीं हो सकता, बी में प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटेड नहीं हो सकता, सी में कैश का या कैश के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ पिक्यूनरी रिलेशन होल्ड नहीं कर सकता। चलो ये हो गया सी। डी उसके रिलेटिव की बात करें और रिलेटिव का सिक्योरिटी अगर इंटरेस्ट जो है, डी में सिर्फ रिलेटिव की बात करी है और ई में जो है पर्सनल रिलेटिव दोनों की बात करी है। रिलेटिव की बात करें तो कैश में सिक्योरिटी या इंटरेस्ट नहीं होल्ड कर सकता, रिलेटिव कैश या उसके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ इंडेप्टेड नहीं हो सकता, ठीक है। कैश या डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, कैश या उसके प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। रिलेटिव का कैश के साथ पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। पर्सन और रिलेटिव की बात करें तो वही बात है कि कैश के केएमपी और एम्प्लॉय नहीं हो सकते पर्सन और रिलेटिव, या जो फर्म है ऑडिटर फर्म, लीगल फर्म, कंसल्टिंग फर्म, उसके एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं हो सकते, और वो लीगल और कंसल्टिंग फर्म जिसका टोटल टर्नओवर का 10% या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन जो है कैश के साथ होता है। पर्सन और रिलेटिव, ठीक है, 2% वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं कंपनी में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते। जब पर्सन रिलेटिव एनपीओ का सीईओ है, वो एनपीओ जो रिसीव करती है 25% या उससे ज़्यादा की रिसिप्ट फ्रॉम कैश और प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ सिर्फ कंपनी, ठीक है, और यह वो एनपीओ जो 2% होल्ड करती है कंपनी के अंदर, ठीक है, इधर कैश की बात नहीं करिए, तो इसको भी स्टार मार्क कर लो। तो इस तरीके से हमने प्रोविजंस खत्म करे। अब इसके बेसिस पे हम जो है क्वेश्चन करते हैं। चलो इसी को देखते हुए अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेनिंग द रेगुलेटरी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड द रूल्स देयर ऑफ रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन अ कंपनीज बोर्ड स्टेट वेदर बीसीडी कंपनी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है तो ठीक है कर सकते हैं अपॉइंट। व्हाट शैल बी योर आंसर, अगर पेड अप कैपिटल 2 करोड़ ही होता तो नहीं कर सकते।
वेदर अ पर्सन हु होल्ड पोजीशन ऑफ KMP कैन बी अपॉइंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो हमने पढ़ा है कि KMP हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इजी था, लिख सकते हैं, ठीक है। 149(4) में उन्होंने बात कर दी। देखो इधर ये BCD जो है अनलिस्टेड कंपनी है, तो ऐसे केस आपको बताना पड़ेगा कि लिस्टेड कंपनी तो 1/3 है, और अनलिस्टेड कंपनी जो अगर क्राइटेरिया पूरा करती है तो जो है वो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो हमने जो है देखा कि 149(4) में लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी, तो कि लिस्टेड कंपनी में 1/3 है एटलीस्ट, और अनलिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 2, ये तो ठीक है। फिर अनलिस्टेड कंपनी में क्राइटेरिया है जो हमने पढ़ा था कि PBT, ठीक है, ये सब है। साथ ही साथ ये अगर हमने इतना प्रोविज़न लिखा तो इससे हमारे जो है A और B तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, तो ठीक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इधर नहीं कर सकते। तीसरे के लिए KMP के लिए आपको ये पर्टिकुलर ये भी प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि पर्सन या रिलेटिव अगर कैश का KMP या एम्प्लॉय है इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केस में जो है आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आप जो है अगर आप या आपका रिलेटिव कैश में KMP या एम्प्लॉय है, इधर देखो पर्सन KMP की पोजीशन होल्ड कर रहा है, तो वो तो अपॉइंट हो सकता है क्या? इधर पर्सन KMP की पोजीशन होल्ड कर रहा है, नहीं अपॉइंट कर सकता। हाउएवर अगर रिलेटिव एम्प्लॉय होता तो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता था, क्योंकि रिलेटिव एम्प्लॉय हो तो चलेगा, पर अगर KMP है, ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो यही सीन था कि पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल अगर वो होल्ड कर रहा है KMP की पोजीशन और एम्प्लॉय इन कैश। तो KMP की पोजीशन या एम्प्लॉय है कैश में इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब कंक्लूजन में यही है, KMP कैन नॉट बी अपॉइंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। KMP इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसे अपॉइंट नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, आज़ाद, मिस्टर आज़ाद एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ X लिमिटेड वॉज अपॉइंटेड इन द AGM। तो आज़ाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है X कंपनी का, वो वॉज अपॉइंटेड इन AGM फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक है। हमने तो पढ़ा था कि 5 साल के लिए कर सकते हैं। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर वो री अपॉइंट हुआ 5 साल के लिए। कंसिडरिंग दैट दो मिस्टर आज़ाद हैज़ कंप्लीट 2 tenure बट हैज़न कंप्लीट 10 years इन टोटल, तो ठीक है, तो 10 years थोड़ी ना बोल के रखा है। देयरफॉर ही मे बी अपॉइंटेड इन द अपकमिंग AGM फॉर अनदर 2 year। नहीं कर सकता टू कंप्लीट द टोटल टर्म की बात नहीं है, 1-2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है, एक टर्म मैक्सिमम 5 साल का, ठीक है। स्टेट द वैलिडिटी ऑफ रीअपॉइंटमेंट, तो रीअपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है। हमने पढ़ा है 149 सबसेक्शन 10 में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस होल्ड कर सकता है एक टर्म के लिए, ठीक है। ऑफिस होल्ड करेगा अ टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर, अ टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर, अ टर्म अप टू 5 consecutive ईयर, ठीक है। बट शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, और रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास करे तो, ठीक है। एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन बोर्ड रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 टर्म से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। 2 टर्म के से ज़्यादा वो अपॉइंट नहीं हो सकता, बट सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, कूलिंग पीरियड के बाद अपॉइंट हो सकता है। तो एलिजिबल फॉर अपॉइंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, ठीक है। तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर ऑफ सीजिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब वो सीज हुआ, उस सीज होने के 3 साल के बाद वो एलिजिबल फॉर अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो उसके सीज होने के 3 साल तक वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो कंपनी से किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं हो सकता, जो हमने बात करी थी कि ही कांट बी एसोसिएट इन एनी कैपेसिटी विद द कंपनी। वो किसी भी कैपेसिटी में उस कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, पर 3 साल के बाद वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा अपॉइंट हो सकता है। तो इन द प्रेजेंट केस भी अगर हम देखें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कंप्लीट कर दिया 2 tenure, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट ऑफ 3rd टर्म नॉट अलाउड। चलो ये हो गया हमारा। M लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, एंगेज इन FMCG सेक्टर। तो अगर हम देखें कि इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ इधर टेन्योर का भी लिखते तो चलता,
पर इन्होंने, मैं वापस से प्रीवियस क्वेश्चन पे आया हूँ कि इसमें अगर ये 10 ईयर का भी लिखते तो चलता, बट इन्होंने बाकायदा टर्म का तो लिखा कि एक टर्म 5 साल का है और स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा रीअपॉइंटमेंट अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, ये भी कर लिया, और 2 टर्म है, ठीक है। अब 2 टर्म से ज़्यादा के लिए होल्ड नहीं कर सकता, इन्होंने ये पैरा में डाल दिया कि 2 टर्म से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता ऑफिस पर, हाँ कूलिंग पीरियड के बाद होल्ड कर सकता है, और फिर वो कूलिंग पीरियड में बोल दिया कि वो जो है कूलिंग पीरियड के दौरान, ठीक है, आफ्टर सेसेशन ऑफ ऑफिस फॉर 3 ईयर ही कैन नॉट बी एसोसिएट विद द कंपनी इन एनी कैपेसिटी, ठीक है। सो इस तरीके से जो है इन द प्रेजेंट केस में बोला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज़ कंप्लीटेड 2 टेन्योर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपने 2 टेन्योर ओवर करे हैं, 1 for 3 ईयर, सेकंड फॉर 5 ईयर। रीअपॉइंटमेंट ऑफ थर्ड टर्म इज़ नॉट अलाउड, तो वो अलाउड नहीं है। कूलिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 टेन्योर, 2 टेन्योर के बाद कूलिंग पीरियड तो लगेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एम लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है जो इंगेज है एफएमसीजी सेक्टर में, 11 डायरेक्टर है बोर्ड के अंदर, पेड अप कैपिटल जो है, अनलिस्टेड कंपनी है तो पेड अप कैपिटल देख लेते 300 करोड़ है, ओके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो अपॉइंट होगा और साथ ही साथ वुमेन डायरेक्टर भी अपॉइंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर भी 300 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। अब वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि क्राइटेरिया तो 100-300 का तो पूरा ही है। अगर 149(1) ठीक है देखा तो वुमेन डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में होगा, और अदर पब्लिक कंपनी में पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, ठीक है। ये सब अपन लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखेंगे, तो वुमेन डायरेक्टर तो हो जाएगा, इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा क्योंकि पीबीटी फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो कीपिंग इन द व्यू ऑफ द प्रोविजंस, एम लिमिटेड अपॉइंटेड द डायरेक्टर एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट, स्टेट द रिलेवेंट प्रोविजन, वो पूरे रिलेवेंट प्रोविजन बताए, ठीक है। ये पूरे रिलेवेंट प्रोविजन बताए, और कंपनी मस्ट है, तो कंपनी के पास होना चाहिए एक वुमेन डायरेक्टर और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में 2 है ना, कि लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 1/3, अनलिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 2, ठीक है। ये हो गया, ये तीनों क्वेश्चन काट दे, कोई इतना खास नहीं थे, ओके। क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल की अगर हम बात करें 20 करोड़ है, तो ठीक है, पेड अप कैपिटल अनलिस्टेड कंपनी, क्या पढ़ा था अपन ने, 10, 50, 100, 10 करोड़ का तो क्राइटेरिया पूरा करा है 31/5/19 को, 31/5/19 लिखा हुआ है, टर्नओवर भी 150 करोड़ का है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 13 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने अपॉइंट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2, एटलीस्ट 2, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर तो एटलीस्ट 2 होने चाहिए। What will be the consequences अगर XYZ cease to fulfill any of the required condition, अगर XYZ cease होता है, ठीक है, cease to fulfill any of the required condition with respect to appointment of independent for 3 continuous year, तब क्या करेंगे? सी तो देखो इधर मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की हमने बात कर ली, ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है, इसको तो नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट करना है, राइट। What will be the consequences where XYZ cease to fulfill any of the required condition, वो कोई सी भी जो required condition है वो fulfill नहीं कर पा रहा है with respect to appointment of independent director, तो any of the required condition with respect to appointment, तो any of the required condition, तो अगर cease to fulfill any of the required condition with respect to appointment for 3 continuous year, अब 3 continuous साल से अगर जो है cease to fulfill है, तो ऐसे केस में exemption है। ऐसे केस में देखो अगर आपने अपॉइंट कर लिया, उसके बाद चलो पहला साल अगर आपने सीज टू फुलफिल हो गया चलेगा, दूसरा साल सीज टू फुलफिल हो गया चलेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर भी आपकी कंपनी में रहेगा, क्योंकि एक बार अपॉइंट हो गया है तो 3 साल तक रहेगा, पर तीसरे साल भी अगर सीज टू फुलफिल है तो ऐसे केस में तो एग्जेम्पशन है। ऐसे केस में क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल बी अवेलेबल टिल सच टाइम कंपनी मीट द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 4, तो जब तक जो है कंपनी रूल प्रिस्क्राइब मीट नहीं करती कंडीशन को, तब तक एग्जाम्पशन है। क्यों ना इसको हम नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लें। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ़ सपोज XYZ लिमिटेड जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर वो डॉर्मेंट कंपनी होती तो ये डॉर्मेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता ना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर वो डॉर्मेंट कंपनी होती तो डॉर्मेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, अपन ने यही पढ़ा था, डॉर्मेंट कंपनी पे नहीं होता, ठीक है। देख लेते हैं, इन केस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी minimum number of independent director does not apply, requirement of minimum number of independent director does not apply। तो इस तरीके से हमने जो है ओवर किया है, इसके रिस्पेक्ट में प्रोविजंस तो करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें
कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे, तो आपको सबसे पहले वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा जो लिस्टेड कंपनी के रिस्पेक्ट में है, और रूल 4 में जो है क्लास ऑफ कंपनीज जो अनलिस्टेड कंपनीज है उसके रिस्पेक्ट में बोल के रखा है ये सब। साथ ही साथ जो है अगर ये है कि अगर कंपनी सीज टू फुलफिल, ये भी लिखना पड़ेगा कि अगर सीज टू फुलफिल एनी ऑफ द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर इट शैल नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस प्रोविजन अंटिल सच टाइम, जब तक वो मीट नहीं करता ये सिचुएशन को। और फिर साथ ही साथ हमको ये भी प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि डोरमेंट कंपनी, जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडियरी पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब प्रोविजन लिखे, फिर इसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन लिखा। तो सी हमने जो बोला, हमने जो बात करी उस पर जो हमने कंक्लूजन देखा, तो हमने कंक्लूजन को चेक कर लिया, पर जो हमने बोला उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा ये सब प्रोविजंस के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने देखा है प्रोविजंस, ठीक है, ये प्रोविजंस है, ये प्रोविजन है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन एंड आंसर करा, ठीक है। तो अब जो है अगला क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है। तो हमने पढ़ा था 10, 50, 100, ठीक है। पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है, क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है। टर्नओवर 150 करोड़ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर भी 13 है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं, तो 2 है। मस्ट अपॉइंट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो तो है ही क्योंकि क्राइटेरिया ही मीट हो रहा है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पीबीटी देखते हैं। पर ये याद रख लेना, बोरोइंग में अभी आपको लग रहा होगा कि इतना रेलेवेंट नहीं, पर हाँ ये रेलेवेंट है। बोरोइंग में 3 चीज़ें आती है, ठीक है। इधर 3 चीज़ें ली है, डिपॉजिट, डिबेंचर, लोन्स, तीनों, ठीक है। चलो, XYZ लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है, टर्नओवर 150 करोड़ है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 13 है। ये क्या है, वापस रिपीट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। 2 लिस्टेड कंपनी होगी तो 1/3 क्या है इसमें, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड होगी तो 1/3, ठीक है। अब 1/3 है, कितने डायरेक्टर थे हमारे पास, नंबर ऑफ डायरेक्टर 13, 13 का 1/3 कितना हुआ, सी 13 का 3 4.3 मतलब 5, ये हो गया हमारा 5, 4.3 निकलता है, राउंडेड ऑफ टू 5, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है। सब यही प्रोविजन लिखना है। चलो अब ये आया क्वेश्चन, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ऐसा तो नहीं कि कोई सा दूसरा प्रोविजन हो लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। सिर्फ ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सोलली है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ, मिस्टर जी। तो 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, यही बोल दो, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखो तो 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये 4 नॉर्मल डायरेक्टर है। ई और एफ और जी ये 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी ये 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है। देखो क्या है, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में 1/3, 7 का डिवाइड बाय 3 करो, 2.3 मतलब 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, तो सही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो है। डी और ई ने वेकेट कर दिया ऑफिस, ठीक है। तो डी और ई ने वेकेट कर दिया, तो डी और ई कौन, डी है अपना फोर्स, ई है अपना, ठीक है। मतलब अब बचे हैं 6, अब बचे हैं हमारे 5 में से 2, तब भी एक क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तब भी एक क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। 5 में से 2 बचे हैं, फिर भी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू सजेस्ट विच कैन बी टेकन अप बाय द कंपनी इन दिस रिगार्ड। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, मुझे तो कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लग रहा। ए बी सी डी ई एफ जी ये 7 हो रहे हैं, 7 में 3 थे, 5 में 2 है, 7 का 1/3 है तो 3, 5 का 1/3 है 2, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, दोनों कोर्स ऑफ एक्शन तो पूरे हो रहे हैं, देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं इस केस में। पर हाँ, अगर ये वैकेंसी है और अगर आपको फिल करना है, अगर ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना कि आप वैकेंसी को फिल कर रहे हो, तो इन 2 में से आप फिल कर रहे हो, 2 को लाओगे ना, तो आप एक डायरेक्टर को ला सकते हो, पर एक आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने दोनों डायरेक्टर ही लेके आ गए नॉर्मल, तो ऐसे केस में 7 में से 2 हो जाएगा, और 7 में से 2 में क्राइटेरिया पूरा हो नहीं रहा है वो, तो आपको एक डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो, पर एक को आपको जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले तो अभी इसका कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन में क्या है। ओके, वुमेन डायरेक्टर लगेगा तो ठीक है। अच्छा ओके, इधर क्या जेंडर पे भी जाना था क्या,
ओके, इधर जेंडर पे भी जाना था क्योंकि इसमें मिसेस ई है, ठीक है, हमको इधर जेंडर पे भी जाना था। तो जो हमने बात करी, हमने क्या बात करी कि यार देखो, 2 डायरेक्टर का अगर आप रीअपॉइंट कर रहे हो तो एक नॉर्मल डायरेक्टर चलेगा, पर एक को तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना, और बाकी दोनों में से डायरेक्टर में आप जेंडर में तो एक को तो वुमेन होना ही होना है, ठीक है, ठीक है। तो 1 वुमेन डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट, वो अपॉइंट होगा एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये तो हो गया है, और साथ ही साथ 149(4) इज ऑलरेडी कंप्लाइड with 1/3 of the total number of remaining director. Company is already having 2 independent director even after filling the casual vacancy of women director. तो अच्छा ओके, तो ये बोल रहे हैं कि देखो इधर अभी अपन ने बात क्या करी थी कि अगर वो वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि 2 की जगह 2 को ही लाना है, ठीक है, तो ये अपन ने प्रोसीजर की बात करी थी। अदरवाइज 2 जा रहे हैं तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बट हाँ ये 2 जा रहे हैं तो साथ में एक बेयर मिनिमम एक को तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा वुमेन डायरेक्टर, क्योंकि वो भी तो कंप्लायंस देखना है ना। तो बेयर मिनिमम कंप्लायंस की हमको बात करें कि कम से कम कितना कंप्लायंस करे कि सबका सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो 2 गए हैं, एक को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, नॉर्मल डायरेक्टर भी अपॉइंट किया ना तो भी कंप्लायंस तो हो रहा है। ये करने पे जो है बेयर मिनिमम कंप्लायंस हो रहा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट तो तब भी फुलफिल हो रही है। इधर मैं लिख लेता हूँ कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, व्हाट कोर्स ऑफ मिनिमल एक्शन जो आपने करने हैं जिससे जो आपका कंप्लायंस हो जाए। तो लिख लिया गया है कि मिनिमम एक्शन फॉर कंप्लायंसेस। देखो अब वापस देख लेते, 60 डायरेक्टर थे, राइट, 60 डायरेक्टर में से 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, सही साइड चल रहा था काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये 2 वेकेट हो गए तो 5 में से बचे 2, तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो अभी भी है, ठीक है, 5 में से 2 है ना, 1/3 की तो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, वुमेन डायरेक्टर का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे ना ये, तो एक को अपॉइंट करना पड़ेगा वुमेन डायरेक्टर। पर अब वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या इंडिपेंडेंट करे कि नॉट इंडिपेंडेंट करे? देखो अगर नॉट इंडिपेंडेंट करा तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो भी देखो 6 में से 2 होते हैं ना, तो 6/3 हो रहा है ना 2, ये हो गया बेयर मिनिमम कंप्लायंसेस। देखे तो 149(1) की बात करें, इन्होंने तो पूरा पहले क्राइटेरिया बताया, ठीक है। देखो ये क्लास ऑफ कंपनी लिस्टेड कंपनी थी ना ये, ठीक है, ये क्लास ऑफ कंपनीज का बताया कि लिस्टेड कंपनी है, अदर पब्लिक कंपनी है, पूरे क्राइटेरिया की इन्होंने बात करी। अब वैकेंसी हो गई वुमेन डायरेक्टर की, हमको वैकेंसी वाला प्रोविज़न डालना पड़ जाएगा, ठीक है, कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है, और विद इन 3 मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, ये अपन ने डाला। फिर जो है फिर हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया पूरा करके हमने ये भी बोला कि लिस्टेड कंपनी में 1/3 होना चाहिए, ये हमने पढ़ा। फिर हमने प्रेजेंट केस में पढ़ा, प्रेजेंट केस पढ़ते हुए कंक्लूजन ये है कि वुमेन डायरेक्टर तो फटाफट अपॉइंट करो जो विद इन द टाइम लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है। बाकी तो देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन तो वैसे भी वो जो भी क्राइटेरिया वो तो वैसे भी फुलफिल हो रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा इन द सेंस कि ठीक है आप इसके प्रोविजन लगा के इसको कर सकते, पर बात यह है कि हम इधर कन्फ्यूज हो गए थे ना कि 2 की जगह 2 को अपॉइंट करना ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है। तो 2-3 चीज़ें हम इस क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि 1 शुड ऑल्सो सी द वुमेन डायरेक्टर, साथ ही साथ कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये नहीं है कि 2 वैकेंसी हुई है तो हमको 2 को अपॉइंट करना है। तो लिख लिया है कि हमको वुमेन डायरेक्टर का कंप्लायंस देखना है, और कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये नहीं है कि 2 वैकेंसी है तो हमको 2 पूरा करना है। कोर्स ऑफ एक्शन ऐसी बिल्कुल बात नहीं करता, वो तो सिर्फ बात करता है मिनिमल एक्शन फॉर कंप्लायंसेस, ठीक है। इसको हम एक बार नोट डाउन भी, इसको एक बार हम ले भी लेंगे हमारे जो है क्वेश्चंस में। ओके, अगले 5 क्वेश्चंस और है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। CTC लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल दे के रखा है 100 करोड़, क्राइटेरिया तो इधर ही पूरा हो रहा है, वुमेन डायरेक्टर का क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है, ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस, तो ठीक है, सिटिंग फीस टू डायरेक्टर फॉर ईच बोर्ड मीटिंग सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 40,000 पर मीटिंग, ठीक है, ठीक है, 40,000 मीटिंग के जा रहे हैं, सिटिंग फीस जा रही है, पर ये सिटिंग फीस को रिलेशन मत मान लेना क्योंकि हमने पढ़ा था पिक्यूनियरी रिलेशन में नहीं आता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लिख के रखा हुआ है। कंपनी इज हैविंग 60 डायरेक्टर, ये अनलिस्टेड कंपनी है कि लिस्टेड कंपनी है? सबसे पहले ये अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी इज हैविंग 60 डायरेक्टर।
अनलिस्टेड कंपनी 2 तो होनी चाहिए ना, 7 डायरेक्टर है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए बस। श्री PKV, अब समझो, ये श्री PKV है, वो फिनेंशियल एडवाइज़र है कंपनी का, ठीक है, वो कंपनी का फिनेंशियल एडवाइज़र है। वॉज डेजिग्नेटेड चीफ फिनेंशियल ऑफिसर फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो कंपनी का जो है वो कंपनी का क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, CFO है। वो अपनी सर्विस से रिटायर हुआ ऑन 31/3/18, साल भर बाद रिटायर हो गया। उसको मंथली पेंशन मिल रही है 80,000 फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। रिटायर हुआ पेंशन है, पेंशन मिल रही है 80,000। ये जो पेंशन है, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ मैंने उस समय नोट डाउन में नहीं करवाया था। 1 सेकेंड, नोट डाउन नहीं करवाया था इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये मैंने आपको फोकस नहीं करवाया था, नोट डाउन था पर फोकस नहीं करवाया था कि पेंशन जो मिल रही है वो पिक्यूनियरी रिलेशन है, राइट। तो इसे क्या है, इसे पेंशन मिल रही है 80,000 फ्रॉम द कंपनी। इट इज़ प्रपोज टू अपॉइंट श्री PKV एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का था। वो PKV जो पहले CFO था वो रिटायर हो गया है 31/18 को, उसको पेंशन मिल रही है। अब बोल रहे हैं कि तेरे को पेंशन मिल रही है, ओके, पर इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसे अपॉइंट करो। कर सकते क्या, नहीं कर सकते, पिक्यूनियरी रिलेशन है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया तो फिक्स द सीटिंग फी 50,000 पर मीटिंग टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड 30,000 टू वुमेन डायरेक्टर, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन देयर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। बस नॉर्मल डायरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर PKV एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कर सकते हैं क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। PKV कैन नॉट अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो हमने पिक्यूनियरी रिलेशन की बात करी कि हमने क्या पढ़ा कि जो पर्सन है वो एलिजिबल नहीं होगा, पर्सन एलिजिबल नहीं होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। पर्सन नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा अपॉइंट नहीं हो सकता अगर उसका कैश के साथ सॉरी, अगर उसका कैश के साथ या कैश के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ, तो कैश के साथ, ठीक है, और कैश के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ उसका पिक्यूनियरी रिलेशन हो। तो साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि पर्सन नॉट एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर वो होल्ड करता है पोजीशन ऑफ KMP या एम्प्लॉय ऑफ कैश, तो कैश का KMP या एम्प्लॉय है, और कैश का KMP या एम्प्लॉय है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम बात करें तो ये 17 को तो था ना, भले ही वो रिटायर हो गया, पर CFO था ना वो 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक। तो ऐसे केस में जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और देखो PKV जो था वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर KMP की डेफिनेशन में आता है। KMP की ये सब होते हैं, ये सब लोग KMP होते हैं, वो हम सेक्शन 203 में पढ़ेंगे ही, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि फिक्सिंग सीटिंग फीस, ठीक है, वो सबके अलग अलग, तो ठीक है ना, बस वो ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल डायरेक्टर से, बस ये है। और 1 लाख रुपए तक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए सीटिंग फीस। तो देख लेते हैं, कंपनी में पे सीटिंग फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग या कमिटी मीटिंग, ठीक है, एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 लाख से। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर की सीटिंग फीस जो है वो अदर डायरेक्टर की सीटिंग फीस से कम नहीं होना चाहिए, उसको कम मत आंको, उसके इक्वल टू या से ज़्यादा होना चाहिए। तो इधर इन दोनों के बीच में ऊपर नीचे हो चलेगा, पर अदर डायरेक्टर से तो ऊपर ही होना चाहिए या उसके इक्वल में होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट इधर नोट करने की बात है कि अगर आप सीटिंग फीस में जो है अगर आप चेंजेस करते हो तो अल्टर करना पड़ता है AOA बाय स्पेशल डिसोल्यूशन। 1 सेकेंड, अल्टर करना पड़ता है, इसका मतलब ये है क्योंकि कंपनी में जो है अगर हम देखें क्वेश्चन में, इधर फोकस करना था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करा है पेमेंट ऑफ सीटिंग फीस, ठीक है, और वो है 40,000, वो 40,000 की सीटिंग फीस है। पर 40,000 की सीटिंग फीस है, 40,000 से ज़्यादा कर रहे हो तो AOA अल्टर करना पड़ जाएगा और स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा, इसलिए स्पेशल रिजोल्यूशन लग रहा था, बोलने का मतलब ये है। तो अगर हम इन दो को कनेक्ट करें तो क्वेश्चन में यू ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इन दो को कनेक्ट करें तो हमको देखो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, तो क्यों ना हम इधर स्पेशल रिजोल्यूशन लिख ले। अब पूछ रहे मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो सिंस अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 होंगे, ठीक है। पर रही बात आती है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इनको अगर देखें तो ऑडिट कमेटी की भी अगर हम बात करें तो ऑडिट कमेटी में भी सेम ही जो है क्राइटेरिया है, तो इनको ऑडिट कमेटी भी इस्टेब्लिश करनी है। और जब ऑडिट कमेटी इस्टेब्लिश करनी है, अगर टोटल डायरेक्टर अगर हम देखें 7
7 में से जो है मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ऐसे केस में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है इधर मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर हो जाएंगे 4। देख लेते हैं। ओके, तो यही बात करी इसमें भी कि 149(4) में क्या बोला है कि 1/3 तो हो जाएगा लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 2। पर अनलिस्टेड कंपनी में वो फॉलोइंग क्राइटेरिया है, ठीक है, वो अपन देख लेंगे। हाउएवर कंपनी जो कवर्ड है रूल 4 के अंदर इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ इट्स ऑडिट कमिटी। कंपोजिशन के कारण, ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी के कारण हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना पड़ सकता है। और क्या लिखा हुआ है कि ऑडिट कमिटी में कंसिस्ट होंगे मिनिमम 3 डायरेक्टर। ऑडिट कमिटी में तो बोल के रखा है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर। देखो मिनिमम डायरेक्टर अगर हम बात करें तो मिनिमम डायरेक्टर अनलिस्टेड कंपनी में होते हैं 2, पर ऑडिट कमेटी इस्टेब्लिश करनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं 3, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 3, वो तो ऑडिट कमेटी में। देखो ऑडिट कमेटी इस्टेब्लिश करे तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 3, ठीक है, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करिए। सी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 है, ऑडिट कमेटी में तो मिनिमम 3 डायरेक्टर है। तो ऑडिट कमेटी बोलेगा कि ठीक है कोई से भी 3 डायरेक्टर चूज कर लो, पर ये भी चीज़ है कि अगर आप ऑडिट कमेटी बना रहे हो तो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। इन द प्रेजेंट केस हैविंग 7 डायरेक्टर इन इट्स ऑडिट कमेटी, 7 डायरेक्टर है ऑडिट कमेटी में। बोल कर रखा है क्वेश्चन में भी कंपनी इज हैविंग 7 डायरेक्टर इन ऑडिट कमेटी। अब ये भी फोकस करने का था, मतलब हम सॉल्यूशन से समझ रहे हैं कि हमको कौन कौन से पॉइंट पे फोकस करने का था। जैसे AOA पे जो है इधर फोकस करने का था। कंपनी के अंदर जो है 7 डायरेक्टर है ऑडिट कमेटी में, तो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट है, ये भी फोकस करने का था। तो ये जो क्वेश्चन है इस मामले में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको कुछ कुछ पॉइंट्स पे फोकस करने का था जो हमने कैजुअली ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो 7 में से 4, बाकी CFO है तो वो KMP हो जाएगा, और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर है, तो ये सब भी बातें हैं। मैक्सिमम सिटिंग फीस टू अ डायरेक्टर, तो मैक्सिमम सिटिंग फीस तो वैसे भी 1 लाख है, ठीक है। तो 197 वाला सेक्शन अट्रैक्ट होता है इधर। तो मैक्सिमम सिटिंग फीस पेएबल टू डायरेक्टर 1 लाख है, सब्जेक्ट प्रोवाइडेड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 1 लाख सिटिंग फीस है। तो इसको भी इधर इसलिए इन्वॉल्व करना पड़ा क्योंकि सिटिंग फीस की बात इधर करी थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी, क्योंकि सिटिंग फीस होना पिक्यूनियरी रिलेशन में नहीं आता। तो ठीक है, हमने सिटिंग फीस के रिस्पेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि बोर्ड मीटिंग मीटिंग के लिए फीस आती है मैक्सिमम 1 लाख है, सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर की जो फीस है वो अदर डायरेक्टर की फीस से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने, ठीक है, देखी है। ओके, तो मैक्सिमम सिटिंग फीस की हमने जो बात कर ली है। चौथा क्वेश्चन और क्या पूछ रहे हैं कि अगर देखें चौथा क्वेश्चन क्या है, एज्यूमिंग CTC लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। ओके, CTC लिमिटेड अगर गवर्नमेंट कंपनी है, व्हाट विल बी योर एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ PKV एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। गवर्नमेंट कंपनी है तो ठीक है, तो अगर वो PKV की अगर हम बात करें तो वो तो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। जो गवर्नमेंट कंपनी का अगर होता डायरेक्टर, राइट, अगर गवर्नमेंट कंपनी CTC लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी होती तो ये एग्जाम्पशन गवर्नमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में सिर्फ पिक्यूनरी रिलेशन में है। बाकी उधर वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो रिस्ट्रिक्शन है ही, तो जो KMP का रिस्ट्रिक्शन है ना वो गवर्नमेंट कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है और अपॉइंट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये लिखा हुआ है कि नो एग्जाम्पशन ग्रांटेड टू गवर्नमेंट कंपनी, PKV कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर उसने वर्क करा है एज ही हैड वर्क, क्योंकि उसने वर्क करा है एज अ CFO, KMP जैसे वर्क करा है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। इस क्वेश्चन को भी अच्छे में मार्क कर लो। ये क्वेश्चंस जो है एक बार को रिवीजन में तो कर देखना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात है, इधर आती हुई चीज़ गलत मत कर देना। बहुत ही ईजी देखो, ईजी सी चीज़ इन द सेंस कि आपको प्रोविजन पूरा आता है, तो अगर आप अवेयर्ड हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको वो जो नुआंसेस है वो नुआंसेस को आपको पकड़ना पड़ेगा और आप वो क्वेश्चन को कर लोगे, पर वही है वो हैबिट के लिए आपको पर्टिकुलर वो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो एक हैबिट डेवलप होगी। देख वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखा हुआ है, चेंज पे अल्टरेशन पे स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, ये पहला नुआंस है। दूसरा देखो वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, तो देखो KMP है, देखो वो KMP का रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, पिक्यूनियरी रिलेशन वाला गवर्नमेंट कंपनी पे लगता है। ये सब चीज़ें। सीटिंग फीस की हमने बात कर ली, 1 लाख तक की सीटिंग फीस होती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर की सीटिंग फीस है वो अदर डायरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो नुआंसेस हैं हमको देखने पड़ेंगे।
चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लंबा जाएगा पर ठीक है, चलता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उतना कंज्यूम करने का वर्थ रखता है। चलो, तो मैसेज बॉश एंड लॉरेंस लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है। पेड अप कैपिटल की बात करें तो 11 करोड़ है, ठीक है। मिस्टर रॉबर्ट वॉज अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट एजीएम ऑफ द कंपनी। तो रॉबर्ट को अपॉइंट किया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट द एजीएम। ओके, सो बॉश एंड लॉरेंस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल 11 करोड़ है। मिस्टर रॉबर्ट वॉज अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट द एजीएम ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 29/9/2016 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, एक टर्म 1 साल का। अगेन ही वॉज अपॉइंटेड सब्सिक्वेंट एजीएम में 29/17 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। एग्जामिन अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट वेयर ही कैन अगेन रीअपॉइंटेड द एजीएम फॉर अनदर पीरियड ऑफ 2 ईयर टू कंप्लीट हिज टोटल टर्म। सी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 टर्म से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। 2 टर्म के बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा। उस कूलिंग पीरियड के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, एक टर्म मैक्सिमम 5 साल का होता है। ठीक है, कूलिंग पीरियड के दौरान वो किसी भी कैश के साथ किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं हो सकता इन एनी कैपेसिटी विद दी कंपनी। ठीक है, डिक्टो क्वेश्चन था तो 149(10) यही बोला है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस होल्ड करेगा एक टर्म और 5 कंसेक्यूटिव ईयर। रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अपॉइंटमेंट बोर्ड रिपोर्ट में आप दे देना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस होल्ड करेगा मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। तो कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता 2 टर्म से ज़्यादा। ठीक है, और एक टर्म मैक्सिमम 5 साल का होता है। अप टू बोल गया ना, अप टू 5 ईयर्स। ठीक है, और आफ्टर द एक्सपायरेशन, हाँ, देन फिर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, 2 टर्म से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर ऑफ सीजिंग। ठीक है, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर ऑफ सीजिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्रोवाइडेड ही शैल नॉट ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ 3 ईयर बी अपॉइंटेड, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द 3 ईयर वो एसोसिएट नहीं हो विद द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी। ठीक है, इट इज क्लैरिफाइड दैट 1 tenure ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, 1 tenure ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी फॉर पीरियड लेस देन 5 ईयर। ठीक है, अगर tenure ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज फिक्स फॉर अ पीरियड लेस देन 5 ईयर, then cooling period of 3 years arises from the completion of 2 tenure, even if total number of years of his appointment in such 2 consecutive term is less than 10 year। भले ही जो है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है वो कंप्लीट नहीं हुए हो। इन द प्रेजेंट केस की पूरी बात कर ली है। रीअपॉइंटमेंट 3rd टर्म के लिए अलाउड नहीं होगा। ठीक है, कूलिंग पीरियड होगा 3 साल का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 2 साल का जो टेन्योर, 2 साल के जो टेन्योर का जो 2 टेन्योर के जो ईयर्स है वो 10 साल नहीं हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन, कंसीडरिंग द रेगुलेटरी प्रोविजन, पहले ये काट देते हैं। ओके, कंसीडरिंग द रेगुलेटरी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 एंड द रूल्स देयर ऑफ रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स ऑन अ कंपनीज बोर्ड, स्टेट वेदर Z लिमिटेड वो लिस्टेड है इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑल्सो स्टेट अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी को तो अपॉइंट करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है। ठीक है, करना पड़ेगा। व्हाट शैल बी योर आंसर इन केस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, तो फिर नहीं करना पड़ेगा। सी, रेगुलेटरी प्रोविजंस, ठीक है, एंड रूल्स देयर ऑफ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स ऑन अ कंपनीज बोर्ड स्टेट वेदर Z लिमिटेड लिस्टेड इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। साथ ही साथ हमको ये भी स्टेट करना है इधर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस। तो इधर फॉलोइंग केसेस जो है ना वो ऊपर के से इंडिपेंडेंट है, तो उधर पब्लिक कंपनी है, तो ये अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, तो कंपनी मतलब ये इसी कंपनी की बात कर रहे हैं, ऐसा समझते हुए हम जो है क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर नहीं जरूरत है। वेदर कंपनी होल्ड पोजीशन ऑफ KMP इन द सेम कंपनी, तो KMP की पोजीशन होल्ड करके रखी है। ठीक है, इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर KMP की पोजीशन होल्ड करके रखी है तो ऐसे केस में नहीं हो सकते, तो पहले में हो सकते, फिर नहीं हो सकते, फिर नहीं हो सकते। इन रिलेशन टू मैंडेटरी वुमेन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, शुड सच डायरेक्टर ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
क्या वो KMP को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना पड़ेगा क्या? नहीं, वो वुमेन डायरेक्टर को भी, जो मैंडेटरी इन रिलेशन टू मैंडेटरी वुमेन डायरेक्टर, शुड सच डायरेक्टर ऑल्सो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो ऐसी तो कोई नीड नहीं है कि वुमेन डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना पड़ेगा। ठीक है, पहले कंक्लूजन पे आते हैं। एज्यूमिंग दैट कंपनी इज एन अनलिस्टेड कंपनी, लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट द कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो नॉट रिक्वायर है, पहले में रिक्वायर्ड है, इट शैल हैव। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड, क्योंकि KMP, अगर KMP की पोजीशन आप होल्ड करते हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड, और इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द वुमेन डायरेक्टर टू अपॉइंट, ठीक है, टू अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ ली है। अगर प्रोविजन की बात करें, देखो सिंपल सी बात है कि प्रोविजन में 149(4) दे दिया है, जिसमें पब्लिक कंपनी और जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी और क्लासेस ऑफ कंपनीज के रिस्पेक्ट में कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये सब के बारे में बताया है। ठीक है, चलो, ABC लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप इक्विटी 10 करोड़ है, तो 10, 50, 100 क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 13 है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, अब देखें तो देखो ऑडिट कमेटी की नीड वही बात देती है कि 13 में से मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो 7 तो फिर होने चाहिए ना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। देखते हैं 7 की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बोल के रखा है कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, इधर तो 2 डायरेक्टर की बात करी, समझते हैं। ओके, इधर ये भी समझना पड़ेगा, हाँ राइट, इधर 2 डायरेक्टर क्यों बोला, क्योंकि इधर ऑडिट कमेटी में नहीं बोला ना कि ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। उस क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि ऑडिट कमेटी में 7 डायरेक्टर है, इस क्वेश्चन में नहीं बोला, तो ऑडिट कमेटी की बात ही नहीं करी। ठीक है, कि कितने डायरेक्टर, अगर लिखा होता कि ऑडिट कमेटी के अंदर, ये तो बोल रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 13 है, कमेटी में कितने डायरेक्टर है ऐसा कुछ भी नहीं बताया। जब ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर है ये ही नहीं बताया है, तो हम फिर यही मान लो ना कि 3 डायरेक्टर होंगे ऑडिट कमेटी में, और 3 डायरेक्टर ऑडिट कमेटी, क्योंकि मिनिमम डायरेक्टर बोलते हैं 3 डायरेक्टर, उसमें से मेजोरिटी इंडिपेंडेंट है, तो ठीक है, फिर तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को वहाँ से लिंक करो, तो इधर जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है वो तो 2 होंगे। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर टू बी अपॉइंटेड इन केस ABC लिमिटेड अगर लिस्टेड कंपनी है, तो उधर फिर 1/3। ठीक है, तो 13 का 1/3 कितना होगा, 4.3, मतलब कि राउंडेड ऑफ टू 5, और लिस्टेड कंपनी में तो 1/3 ही होता है, एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना। ठीक है, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, रुद्राक्ष लिमिटेड पब्लिक कंपनी है एंड वॉज इनकॉर्पोरेटेड फॉर सप्लाई ऑफ सोलर पैनल फॉर द इमर्जिंग प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, सोलर पैनल सप्लाई कर रहा है क्योंकि हाईवे कंस्ट्रक्ट करी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट जो है। However, the said project did not turn up to 2 years from the due to some legal implication. तो however the said project did not turn, ठीक है, ठीक है, कुछ लीगल इम्प्लीकेशन के कारण ड्यूरिंग द सेड पीरियड नो एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन वॉज मेड, सो द कंपनी डिड नॉट फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ओके ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फिर फाइल ही नहीं करे उस पब्लिक कंपनी में। इन द मीन टाइम बोर्ड ने प्रपोज किया कि राम रहीम को अपॉइंट करो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर देयर इंडिपेंडेंट एंड एक्सपर्टीज नॉलेज। ठीक है, तो लाइट ऑफ द गिवन फैक्ट नेचर ऑफ प्रपोजल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ राम रहीम इन रुद्राक्ष लिमिटेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द कंपनी। सी, अब देखो प्रोजेक्ट, देखो लिख के रखा हुआ है कि रुद्राक्ष लिमिटेड पब्लिक कंपनी है और वो इनकॉर्पोरेट हुई थी काहे के लिए, सोलर पैनल सप्लाई करने हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 2 साल से चालू ही नहीं हुआ ड्यू टू सम लीगल इम्प्लीकेशन, यहाँ से सीन बदल गए। ठीक है, और कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करे। ये जो है ना, ये शो करता है डॉर्मेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के सेक्शंस, हमको सेक्शन 455 है, सेक्शन 455 की अंडरस्टैंडिंग भी हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वो नहीं लगता ना कंप्लायंस। अब पढ़ते हैं, तो जरूरत ही नहीं अपॉइंट करने की। सी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी के लिए देखो एक नॉर्मल बात तो हम करेंगे कि लिस्टेड कंपनी को 1/3 है और अनलिस्टेड कंपनी को एटलीस्ट 2 है, क्राइटेरिया पूरा बता के रखा है। ठीक है, और कंपनी, हाँ, और एक ये भी बात आ जाती है कि एक पॉइंट ये भी आएगा, क्या कंपनी सीज टू फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन इन
3 कंसेक्यूटिव, ठीक है, अगर 3 कंसेक्यूटिव फिनेंशियल ईयर से 3 कंसेक्यूटिव ईयर से आप सीज हो रहे हो, ठीक है, फिर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं लगती, ठीक है, फिर आपको नहीं लगती। और फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज जो है वो जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडियरी और डोरमेंट कंपनी पे ये नहीं लगता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन। इन द प्रेजेंट केस रुद्राक्ष लिमिटेड ने फाइल नहीं करे फिनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न 2 फिनेंशियल ईयर से, ठीक है, तो अगर रुद्राक्ष लिमिटेड ने फाइल नहीं करे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न 2 फिनेंशियल ईयर से, द स्टेटस ऑफ कंपनी विल बी डोरमेंट कंपनी। तो ऐसे केस में स्टेटस ऑफ कंपनी तो डोरमेंट कंपनी हो गया, और सिंस स्टेटस ऑफ कंपनी डोरमेंट कंपनी हो गया क्योंकि फाइल नहीं करे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट 2 फिनेंशियल ईयर से या एनुअल रिटर्न, तो डोरमेंट कंपनी हो स्टेटस हो गया है। तो प्रपोजल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट नेसेसिटेटेड एज डोरमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको समझना पड़ेगा कि ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार लिखना जरूरी है क्योंकि 2 साल की बात हो गई ना कि अगर आप सीज टू फुलफिल एनी ऑफ द वर्क क्राइटेरिया फॉर द 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर देन इट शैल नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस प्रोविजन। फिर ऐसे प्रोविजन को, ये वाला जो प्रोविजन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है अनटिल जब तक कंडीशन मीट नहीं करे। इसके लिए आपको जो है डोरमेंट कंपनी की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा डोरमेंट कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं तो डोरमेंट कंपनी क्या होती है कि कंपनी जो फॉर्म होती है एज पर द कंपनीज एक्ट, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, या असेट होल्ड करने के लिए सिर्फ बनाई गई है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट करने हैं उसके लिए कंपनी अभी बना दो, और कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है ना, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन उसमें नहीं होते, तो वो होती है डोरमेंट कंपनी, वो होती है हमारी डोरमेंट कंपनी जिसमें कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं होते। अब जैसे कि ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कि कंपनी रजिस्ट्रार को फीस पे कर रहा है या पेमेंट कर रहा है कुछ रिक्वायर्ड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, ठीक है, तो एक्ट की कंप्लायंस के लिए कुछ पेमेंट कर रहा है, ठीक है, और ऑफिस मेंटेनेंस के रिस्पेक्ट में कोई सा खर्चा कर रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं। कल को तुम इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मत बोल देना, ठीक है। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे तो डोरमेंट कंपनी है। वो ये सारे जो ट्रांजेक्शन है छोटे मोटे, इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोलते, ये हो गई डोरमेंट कंपनी। साथ ही साथ इनएक्टिव कंपनी की हमने बात करी कि इनएक्टिव कंपनी जो है वो होती है जो बिजनेस कैरी नहीं कर रही, ठीक है, और जिसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन 2 साल से करे ही नहीं है। जिसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन 2 साल से नहीं करे हैं तो हैज़ नॉट डन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर द प्रीसीडिंग 2 ईयर, और या तो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे फॉर द 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं करे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न जो उसने फाइल नहीं करे हैं 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केस में वो जो है वो डोरमेंट कंपनी हो जाती है। तो इधर भी यही है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन उसने करे ही नहीं है, ठीक है, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन तो ठीक है उसने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करे हैं 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से, तो ऐसे केस में वो डोरमेंट कंपनी हो जाता है, ठीक है। उनका बाकायदा रजिस्टर बनता है, डोरमेंट कंपनी का सेपरेट रजिस्टर बनता है, और फिर जो है अगर कंपनी स्टे रहती है डोरमेंट कंपनी फॉर 5 ईयर्स तो फिर ऐसे केस में फिर उसका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाता है रजिस्टर में से, ठीक है। तो आप डोरमेंट कंपनी हो 5 साल से तो आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अगर आपने नहीं रखे हैं तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। मिनिमम डॉक्यूमेंट जो आपको फाइलिंग करनी पड़ती है, एनुअल फीस पे करनी पड़ती है, अगर डोरमेंट कंपनी होते हुए अगर आपने ये नहीं करा तो भैया तो भी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। फिर तो 5 साल का वेट भी नहीं करेंगे, तुम मिनिमम कंप्लायंस भी नहीं कर रहे हो तो वैसे ही तुम्हारा स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा नाम रजिस्टर में से। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और डोरमेंट कंपनी बनने के लिए देखो कंपनी या तो खुद एप्लीकेशन फाइल करेगा या रजिस्ट्रार सुओ मोटो भी देख सकती है, ठीक है। वो रजिस्ट्रार सुओ मोटो तब देखेगी जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं करे। तो अगर कंपनी को खुद को बनने का है तो उसे जो है बाकायदा स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, साथ ही साथ कंसेंट चाहिएगा 2/3 3/4 इन द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर। तो जो डोरमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में बाकायदा आपको जो है स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। कंसेंट चाहिए रहता है 3/4 इन द वैल्यू, उनका कंसेंट मिलता है तब जाके कंपनी जो है डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डोरमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में थी। वो हम जो है सेक्शन 455 जो हम मिसलेनियस प्रोविजंस पढ़ेंगे तब हम ये जो है चीज़ें को देखेंगे। तो इस तरीके से जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे फिर भी अराउंड 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन इनफैक्ट 12 क्वेश्चन हमने करे हैं। साथ ही साथ प्रोविजंस भी पढ़े हैं,
और रिवाइज भी करा है अच्छे से, तो इस तरीके से घंटे भर में इतना वर्थ रखता है। सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? टिल देन गुड नाइट, बाय।